कर दी है। अब आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो आपने कहा था सर ये x प्लस आई वाई फॉर्म का होता है, जहाँ x और y जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको इतना तो बता ही रखा है कि x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और जो i के साथ होता है मतलब y वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैंने बच्चों आपको इतना तो सिखा रखा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना हो तो आपको कोई काम नहीं करना होता है, जहां जहां आई होता है उसको माइनस आई से रिप्लेस करना होता है, तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, कुछ रिलेशंस हमें यहाँ पे डेवलप करने हैं। तो रिलेशंस को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं। जैसे ही बच्चों हम दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स आपके पास जो x निकल करके आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा z प्लस जेड बार अपॉन 2। तो आप कहोगे कि सर इसकी जरूरत क्या है। हमने कहा बेटा कभी कभी आपको अपनी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर उस इक्वेशन को अगर आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको ax में x की वैल्यू by में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी वो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो पाएगी। एक तो इसका ये यूज है। दूसरा क्या यूज है, दूसरा अभी ये मैं जो यूज होगा वो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो यूज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी मैंने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को ऐड किया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं रिलेशंस को दोबारा लिखता हूं और यहां से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो तुम कहोगे सर अब की क्या करिएगा कि आप दोनों इक्वेशंस को ऐड मत करिएगा, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशंस को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2i y। दैट मीन्स आपका जो y निकल करके आया है वो है z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो देखिए आपने x और y निकाल लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन को अगर आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो यही x और y की जरूरत पड़ेगी और वो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, अब आप आगे समझिए। यहाँ पर कुछ नए टर्म्स क्रिएट होते हैं, हालांकि है इजी, बस आपको याद रखने होंगे। तो मैंने आपको बातों बातों में वो टर्म पहले भी बताए हैं। मैंने आपको बताया है इफ z, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इफ z इज प्योरली रियल। देखिए क्या मैंने लिखा है, मैंने लिखा है इफ z इज प्योरली रियल। मैंने बताया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, जीरो। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों अगर z प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो जीरो होगा। एक सेकेंड वेट करिएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था अगर z जो होता है वो प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो जीरो होगा। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहोगे सर इमेजिनरी पार्ट है y। तो बच्चों अगर हम इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अगर हम जीरो करेंगे तो यानी y को जैसे ही हम जीरो करेंगे, इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में y को जैसे ही जीरो करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू जेड बार। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और उससे एक आपके पास रिलेशन आया है, वो रिलेशन क्या है बच्चों, z इज इक्वल टू जेड बार। और बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि रियल नंबर का अगर हम बार लेते हैं तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो नंबर एज इट इज रहता है। रियल नंबर तो आप जानते हैं ना, जैसे 2 3 4 5 6, अगर हम 5 के ऊपर बार लगा देंगे तो 5 का बार 5 ही रहेगा, 3 के ऊपर बार लगा देंगे तो 3 का बार 3 ही रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो रिलेशन मैं लिखता कैसे था, वो मैं रिलेशन यहीं से लिखता था कि z और z बार आपस में इक्वल कब होते हैं, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो, प्योरली रियल हो।
हाँ यस बेटा, 1 मिनट का वेट करो, थोड़ा सा पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करो। ओके बच्चों, तो मैंने अभी आपके सामने लिखा है मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। उसके बाद मैंने लिखा कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बार का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ z इंटू जेड बार की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार। अब ये बार स्प्लिट हो जाएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां z1 बार आएगा उसको आप लिखेंगे मॉड z1 का स्क्वायर, जहां z2 बार आएगा वहां आप लिखेंगे मॉड z2 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका बार उसके साथ ऐड हो रहा हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। और बाय द वे, किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा हो या वो समझ नहीं पाया हो तो वो दोबारा भी इस सेम प्रॉपर्टी को दूसरी जगह अप्लाई करके समझ सकता है। तो बच्चों अभी मैंने क्या प्रूफ किया? अभी मैंने तो ये प्रूफ किया, ठीक है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। मैं सारी प्रूविंग्स नहीं बताता हूं, लेकिन जो प्रूविंग्स बताता हूं वो एग्जाम में आने लायक होती है, इसलिए वही वाली प्रूविंग्स बताता हूं। सारी प्रूविंग्स तो मैं बताता ही नहीं हूं। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब बच्चों अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी तो अब आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी आप प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा भी प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोबारा इस पे बार लगा दिया, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इस स्टेप में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक अभी तक। अब आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से पहले पहले बार की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मैंने कहा था कि बार ब्रेक हो जाता है इंडिविजुअल, आप इसको लिख सकते हैं। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया हो वो उसको डायरेक्टली अपनी कॉपी में करना चालू कर दें। तो z1 बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार माइनस माइनस प्लस z2 बार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बच्चों टर्म्स कलेक्ट कर लो। z1 बार को क्या कहोगे? मॉड z1 का स्क्वायर। z2 बार को क्या कहोगे? मॉड z2 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, इधर ध्यान देना सभी बच्चे, अब इस वाले स्टेप पे ध्यान दे भाई। अब आप क्या कहोगे? सर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो ये सर उसका बार है z प्लस जेड बार। तो सर z प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है? z प्लस जेड बार इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और z की जगह यहाँ पर z1 z2 बार। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई। और बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज की तरह यूज की जाती हैं। और जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ वो थर्ड प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। अब आप छोटा सा काम कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर लीजिए, करिए तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। सभी बच्चे करें, यानी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया बच्चों? ध्यान से देखिए, ये आ रहा है 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर। और जो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है वो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ऐड करने पे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले 2 प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आराम से प्रूफ हो जाएगी। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको न क्लियर हो वो अभी भी बता दे।
और बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको घर पे भी प्रूफ कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं। तो कैसे आप लिखेंगे उसको मैं लिख दे देता हूं, AZ1 माइनस BZ2 मॉड का स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 के मॉड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइम्स इनटू ब्रैकेट मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। इसको बच्चों आप घर पे प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जो पहला और दूसरा नंबर प्रूफ किया है बिल्कुल एज इट इज आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, या प्रूफ ना करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए अब कि इसको भी आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आपको इतना पार्ट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो सभी बच्चों को इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको स्क्रीन स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अब आप देख लो अभी भी, फिर से कोई पार्ट हो तो पूछ लो आप। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन का कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल वही होगा जो इतना मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखा दी, प्रॉपर्टी का यूज भी बताऊंगा लेटर। ओके बच्चों, तो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इफ x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, क्या दिया है? x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कई बच्चों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी घर पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। ओके, कैसे किया होगा आपने? आपने कहा होगा कि सर इसका एक कंसेप्ट आपने बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। उन्हीं को सर कंपेयर करेंगे और जो प्रूफ करना है वो प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया है, वो है x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये गिवन है। अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्यूब करिए सभी बच्चे। जैसे आप क्यूब करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब बच्चों इसके होल क्यूब को ओपन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखेंगे आप? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, यानी बच्चों आपके पास आ गया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब। तो बच्चों आई क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा? आई क्यूब क्या होता है? आई क्यूब की वैल्यू क्या पुट करूं? आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई। तो ये हो जाएगा माइनस आई बी क्यूब। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आई क्यूब को लिख दिया माइनस आई, आई क्यूब इज रिटन एज माइनस आई। तो आई थिंक ये बात सबको क्लियर है कि आई क्यूब क्या होता है, वो होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आई हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर आई इंटू बी। और बच्चों यहाँ आई स्क्वायर आएगा तो उसको आप -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया। अब बच्चों क्लियर कट है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसके रियल पार्ट को जरा कलेक्ट कर लो, ये इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट यानी जो आई के साथ है उसको भी आप कलेक्ट कर लो। ये देखिए, ये मैंने इमेजिनरी पार्ट भी कलेक्ट कर लिया। अब बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे। दैट मींस आपका x आ जाएगा ये और आपका y आ जाएगा ये। अब बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप कितनी जल्दी प्रूफ कर ले जाए, क्योंकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। अब आप क्या करिए, आपको जो शो करना है उस शो में देखिए क्या लिखा है, x अपॉन a y अपॉन b। तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, y की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, तो आप x अपॉन a y अपॉन b निकाल करके ऐड कर लीजिए,
आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, यहां से a कॉमन लेकर के इसको लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। a कॉमन लेके a नीचे ले जाइए, यहां से b कॉमन लेकर के b को नीचे ले जाइए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो LHS LHS से ऐड हो जाएगा, RHS RHS से ऐड हो जाएगा। तो आई थिंक जो आपको प्रूफ करना है वो आपका निकल करके आ गया है। अब आप अपनी कॉपी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी कॉपी में भी किया करिए। 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्वेश्चन इज डन। और ये क्वेश्चन कहीं का भी नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का है, हर जगह दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, RD शर्मा में भी है, ML अग्रवाल में भी है। जो वो जैसे लगा रहा है उसको हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये काफी बच्चों का हो गया होगा अपने आप से ही। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्द ही आ रहा है, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले इसको आप लिख जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ आपके पास एक रिलेशन दिया है, वो है 1 प्लस आई होल डिवाइड बाय 1 माइनस आई की होल पावर, जो n है वो क्या है, 1। ध्यान दीजिए, आपके पास गिवन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा कि सर हमें तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई जो दिया है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और ये सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है जो आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है। कैसे बताया है, ये है आपका a, ये है आपका b, ये है c, ये है d। मैंने कैसे बताया था एक ही स्टेप में लिखने का तरीका, उसको यूज करिए। AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कितना आसान, एक ही स्टेप में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये बच्चों ये तो हो गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया। और ये बच्चों क्या हुआ, ये हुआ 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 2, यानी कि 2 अपॉन 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो दिस बिकम्स ओनली आई। तो बच्चों जी आपके सामने जो लिखा है ना बड़ा सा एक्सप्रेशन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स ओनली आई। तो बच्चों आपके पास रिलेशन क्या गिवन था, आपके पास गिवन है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n क्या है, 1। दैट मीन्स i की पावर n क्या है, 1। और बच्चों आप बता सकते हैं कि 4 n क्या लीस्ट वैल्यू होगी जिसके लिए ये 1 हो जाए। तो इस बच्चे ने सही जवाब बताया, इसने कहा कि सर आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, तो ये सर आंसर होगा 4, क्योंकि जैसे ही हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। हालांकि ये 8 पे भी हो सकता है, 12 पे भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको n की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो n की लीस्ट वैल्यू बच्चों क्या होगी, 4 होगी। तो ठीक है, आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया तो भाई अच्छी बात है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना क्लियर हो वो अभी भी हमसे डिस्कस कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों, if mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod z3 is equal to mod z4 is equal to mod zn is equal to 1, इस तरह से दिया है। तो आपको करना है प्रूव दैट
देखिए आपको करना है प्रूव दैट, प्रूव करना है मॉड के अंदर है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट 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 zn इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3। ये आपको प्रूफ करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूं, वो भी सीखिए आप। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था एक बार कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ये रिप्रेजेंट करता है। तो सभी बच्चों को मैंने ये दोबारा रिवाइज करा दिया कि कभी भी मॉड के अंदर z1 माइनस z2 लिखा हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अब मैं इस क्वेश्चन में ये प्रूविंग तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें और भी सिखाता हूं जो आपको आगे काम आएगी। देखो बच्चों, जो आपके पास गिवन रिलेशन है, उस गिवन रिलेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जरा देखो क्या लिखा है। ये लिखा है मॉड ऑफ z1 माइनस 0, मॉड ऑफ z2 माइनस 0, मॉड ऑफ z3 माइनस 0 इज इक्वल, ऐसे चलता चला जा रहा है, ये ऐसे चलता ही चला जा रहा है। मॉड ऑफ zn माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो तुम कहोगे सर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि z1 की ओरिजिन से दूरी, z2 की ओरिजिन से दूरी, z3 की ओरिजिन से दूरी, जितने भी पॉइंट्स हैं n पॉइंट, zn की ओरिजिन से दूरी, सबकी दूरी ये 1 के बराबर है। इसका मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि z1 z2 z3 कहां लाई करते हैं ये, तो आप कहोगे सर ये एक सर्किल पे लाई करते हैं। उस सर्किल का सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी 1 यूनिट। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखिए, बस आप अपनी कॉपी में सर्किल इस तरह से बना लीजिए। ये मैंने सर्किल बनाया और ये सर्किल का सेंटर हो गया। सर्किल का सेंटर क्या है? ओरिजिन या 0,0 जैसा आप लिखना चाहे। तो बच्चों मैंने क्या बताया, चाहे z1 हो, चाहे z2 हो, चाहे z3 हो, z4 हो, ऐसे करके zn हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि z1 की ओरिजिन से दूरी, z2 की ओरिजिन से दूरी, z3 की, z4 की, zn की, ये सारी दूरियां किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इसका मतलब z1 z2 z3 क्या लाई करते हैं? z1 z2 z3 लाई करते हैं किस पे? सर्किल पे। किस पे लाई करते हैं? सर्किल पे, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस क्या है? 1 यूनिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है। हाँ होता है, अभी तो मैंने ऐसे आपको बताया है, फिर बाद में और देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग के पास एक रिलेशन यहाँ पे गिवन था, उस रिलेशन को हम लोगों ने यूज किया और बताया कि इस रिलेशन से क्या समझ में आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ और बातों को भी समझते हैं, जरा बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और अब जो हम लोग को क्वेश्चन है ओरिजिनली, उस पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये काफी आसान है, क्वेश्चन ये काफी आसान है, बस करने का मेथड आपको देखना पड़ेगा। जरा देखिए कैसे समझते हैं। बच्चों आपके पास क्या गिवन है? मॉड z1 1 गिवन है, ठीक है, मॉड z2 भी 1 गिवन है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड z1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सिमिलरली मॉड z2 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा z1 बार इज इक्वल टू 1 और z2 बार इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? हाँ यस बेटा, उज्जवल बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा कुछ नहीं कह रहे हो, चलो। तो z1 बार इज इक्वल टू 1, z2 बार इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जिस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, जो मैंने टारगेट बनाया है। क्या प्रूफ करना है? इधर ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना है ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं? बहुत ही आसान होता है, ये एकदम बेसिक बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझिए। देखिए क्या लिखा है, z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट डॉट डॉट
Zn, ये लिखा। अब आपको जो प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, उसमें डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो आप एक काम कर लो, काम ये करो कि यहाँ पे Z1 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर Z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ पर Z3 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आखिरी में Zn बार से मल्टीप्लाई आप डिवाइड भी कर दीजिए Zn बार से, और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है, आप जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। ये बच्चों मैंने किया, मैंने Z1 बार से, अगर Z1 है तो Z1 बार से किया, Z2 है तो Z2 बार से किया। क्यों करना है? ताकि हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए। अब बच्चों देखो बच्चों, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया Z1 बार, तो Z1 बार क्या हो जाएगा? मॉड Z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड Z3 स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा मॉड Zn स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज है 1, तो ये हो जाएगा 1/Z1 बार, 1/Z2 बार, 1/Z3 बार, प्लस डॉट 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 1/Zn बार। यहां तक पहुंच गया? सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3, 1/Zn, ऐसे लिख सकते हैं, और लगा सकते हैं पूरे पे बार। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं पूरे पे बार, क्योंकि मैंने बताया था पूरे पे बार स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा? पहले आएगा 1/Z1 बार पे बार आएगा, ठीक है, फिर 1/Z2 बार पे बार आएगा, ऐसे बार आएगा। बोलो भाई, जब ये बार आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 का बार तो 1 ही होगा, और Z1 बार का 1/Z1 बार हो जाएगा। 1 का बार 1 होगा, Z2 बार का Z2 बार हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने वाइस वर्सा भी आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 1/Z1 बार प्लस 1/Z2 बार प्लस 1/Z3 बार, तो आप क्या लगा सकते हैं? पूरे पे बार लगा लीजिए, ठीक है, पूरे पे बार लगा दीजिए। और बच्चों ये आपको बताया था मैंने प्रूविंग के समय कि चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का z का मॉडुलस लीजिए या z बार का मॉडुलस लीजिए, ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि चाहे z का मॉडुलस लीजिए चाहे z बार का मॉडुलस लीजिए, ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का बार है, तो वो मॉड z के बराबर ही हो जाएगा। यानी आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो करके आ गया है। लेकिन अभी आपको अगर बार में फिर से प्रॉब्लम है कि सर बार की प्रॉपर्टीज कई तरीके से यूज करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं बार की प्रॉपर्टीज एक पेज पे अभी आपको लिखवा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लो कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ बातें बताई, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बार को यूज करने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है कि आप बार को समझ नहीं पा रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ बच्चों ने क्लास वगैरह छोड़ रखी हो या उस समय सुना ना हो, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ओके, तो पहले आप इसको देख लीजिए भाई, पहले आप इसको देख लीजिए, मैं आपको बार वाली प्रॉपर्टीज दोबारा लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए बार वाली प्रॉपर्टीज मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, हेडिंग डाल दी। सर इस क्वेश्चन में सर्कल का क्या यूज था? वो तो बेटा मैंने ऐसे ही बताया था, बस वो आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो तो बस एक थ्योरी बीच में हमने इंक्लूड कर दी। यहाँ पर सर्किल का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस है वहां पे यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया। हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? z का बार। इधर देखिए कैसे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देता हूं। प्रॉपर्टीज में हो सकता है बार बार आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, तो मैंने ये एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाई,
ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखवाई, ये मैंने आपको तीसरी प्रॉपर्टी लिखवाई, ये चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में लोगों को कंफ्यूजन आता है, लेकिन आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लिख करके दे दिया है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये इस तरह से ब्रैकेट होती है, ये पूरे पे इस तरह से बार होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज लोगों को कम समझ में आती है, क्योंकि बुक्स में लिखी नहीं रहती है, और लिखी रहती है तो बहुत ही अजीब टाइप से लिखी रहती है। इसलिए मैं इस लास्ट प्रॉपर्टी को आपको दोबारा लिख के देता हूँ। अब आप देखो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ABCDE, उसके बाद बार पे अगर हम बार लेते हैं तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा नहीं कि प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने काफी बार आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मेरे हिसाब से किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे रुक करके बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। चलिए भाई, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी। अगला क्वेश्चन इसकी स्क्रीन पे आ रहा है, और जो मैं ये क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में मतलब ये जो क्वेश्चन है, आप मानेंगे नहीं, जेई एडवांस में इसी साल यूज हुई है ये इक्वेशन। अब आप पेपर खोलिएगा जेई एडवांस में, हालांकि वो क्वेश्चन काफी बड़ा सा है, उसमें और भी कई चीजें हैं, लेकिन स्टार्टिंग इसी इक्वेशन से हुई है, जो मैं आपको अभी इक्वेशन लिख करके दे रहा हूं। और ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की है। तो रेडी, देखिए लिखा है, इफ आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये दिया है भाई। पेपर है, पेपर में ये एक रिलेशन दिया है, जेड का रिलेशन, और उस रिलेशन देने के बाद जो है काफी सारी और भी बातें गिवन है। तो अभी तो आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि देन शो दैट mod z equal to 1, then show that mod z equal to 1। तो बच्चों, इस रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि mod z equal to 1। तो अब आपके पास जो एडवांस में क्वेश्चन आया होगा, पहले आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि इस रिलेशन का मतलब क्या है, mod z equal to 1, और तब आप आके क्वेश्चन कर पाओगे, है कि नहीं। अब बच्चों, ये अब अगर आप कर सकते हो तो देखो आप कैसे करते हैं। देखिए, आपके पास गिवन है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। अब एक काम कर लो, काम ये कर लो, उसको जल्दी करने के लिए पूरी इक्वेशन को आई से डिवाइड कर लो, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको 1 बना लिया करो जल्दी करने के लिए। तो पूरी इक्वेशन को आई से डिवाइड कर दो, करो। अब कई लोगों को यहाँ पे आई से डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बुक्स में जब आई से डिवाइड किया जाता है तो बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के स्टेप्स वहां पे क्रिएट होते हैं। तो लोग सोचते हैं ये कैसे आई से डिवाइड किया गया है, तो वो कुछ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आई कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करिएगा, एक आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप उसको न्यूमिनेटर में ले आइएगा, ये मैंने आपको बताया था। ये तो 1 ही हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे आई स्क्वायर है वो -1 हो गया, तो ये जेड स्क्वायर आई हो गया। नीचे आई स्क्वायर -1 हो गया तो प्लस जेड आई हो गया, +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा भाई, इधर इधर ध्यान दीजिए सब लोग। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है तो ये आ जाएगा z-1। अब आप कहोगे सर आप फंस गए, क्योंकि सर अगले वाले स्टेप में तो आप कॉमन ले नहीं पाएंगे। हमने कहा नहीं, कॉमन है, जरा आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, आई कॉमन है। कहोगे सर कैसे, देखो मैंने जो लिखा है वैसे। देखो आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो गया, है तो कॉमन, यस सर। फैक्टर नहीं हुए।
तो z माइनस आई हो गया और ये हो गया z स्क्वायर प्लस आई हो गया इज इक्वल टू 0। देखिए यहां तक तो मैंने निकाल दिया। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, सब आ जाएगा। इधर आइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ z इज इक्वल टू आई और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। इसकी यही तो मतलब हुए। अब बच्चों ध्यान दो, अगर z इज इक्वल टू आई है, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, जगह कम है, हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। मैं कह रहा हूं अगर z इज इक्वल टू आई है तो अगर हम दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड आई हो जाएगा। अगर z इज इक्वल टू आई है, अगर हम दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड आई हो जाएगा। अब क्या मॉड आई आप निकाल नहीं सकते हैं क्या? अगर नहीं निकाल सकते तो चलिए हम बताते हैं आपको। मॉड आई को आप लीजिए 0 प्लस आई, ऐसे लिख सकते हैं। किसी का भी मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर ही तो हुआ, तो ये 1 हुआ। तो मॉड आई भैया 1 ही तो हुआ, तो उसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो आपका मॉड z इज इक्वल टू 1 आ गया। मॉड z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप कहोगे सर जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसका क्या किया आपने? हमने कहा आओ दिखाते हैं। जेड स्क्वायर क्या है? माइनस आई है, ठीक है। हमने क्या किया? दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, लो मॉडुलस। अब भैया मॉडुलस, अगर आपको माइनस आई नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मॉडुलस के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो तो ब्रेक हो जाते हैं, मॉड x इंटू मॉड वाई। बताया है कि नहीं बताया है? तो वैसे ही मॉड -1 इंटू आई है, तो उसको क्या लिखोगे? -1 इंटू मॉड आई। भाई -1 का मॉड तो 1 ही रहेगा और आई का मॉड भी 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आ गया मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या आया? मॉड के अंदर क्या है? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आ गया वही सेम रिलेशन। तो बच्चों ये आप चाहे जेड स्क्वायर का मॉडुलस लीजिए, चाहे मॉड जेड स्क्वायर का मॉडुलस लीजिए, ये दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जेड स्क्वायर का मॉडुलस और मॉड जेड का मॉडुलस स्क्वायर का मॉडुलस ये दोनों सेम होते हैं। तो दोनों से सेम रिलेशन निकल के आ रहा है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अगर हो सकता है तो आपको बस यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि सर इसको आपने ये कैसे लिख दिया। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैं आपको और भी लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद या अगले टर्न पे, और भी प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा। लेकिन ओवरऑल अब आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज की आपके पास प्रूविंग थोड़ा ना आती है, आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यूज करनी होती है। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं खोल नहीं सकता हूँ उस पेपर को, वरना मैं आपको सीधा एडवांस का पेपर ही खोल के दिखा दूं। आपको ये इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी उसमें, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई पहले जब तक आप नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपका होना ही नहीं है आगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन का मतलब होता है मॉड z इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, वॉइस तो मेरी आ ही रही है। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर? सर अब इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया हाँ बताइए। सर, मॉड जेड बराबर मॉड आई वाला सर। क्या बेटा? सर लास्ट लाइन वाला नहीं आया। लास्ट लाइन वाला बेटा कौन सा? सर z इक्वल्स टू z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई वाला। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज अभी मेरे को करा दूंगा, नेक्स्ट टाइम पे प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना होगा बहुत ही जल्दी, और उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, वो टाइम आपके लिए होगा, उस क्वेश्चन को आप ही करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रियल values of theta for which the complex number
1 प्लस आई कॉस थीटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 1 प्लस आई कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा इज प्योरली रियल। ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म पे ऐसा मिलता जुलता आपको क्वेश्चन ऑलरेडी कराया था, अब ये क्वेश्चन आप ही को करना होगा। तो मैं ओके, मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका आ जाए आंसर वो बीच में बताए। तो इस क्वेश्चन को करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आंसर सबसे पहले बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा ओके, किसी का n आंसर pi आया? plus minus pi by 2। हाँ ठीक है, आंसर आपका सही है, मेरे को नाम नहीं पता आपका, जो भी है आपका आंसर सही है। तो सबसे पहले 1 प्लस आई टाइम्स कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस आई टाइम्स माइनस 2 कॉस थीटा। देखो बच्चों, ये हो गया, अब छोड़ दो भैया, जिससे नहीं हुआ छोड़ो बस। ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी हो गया फॉर्म, इसको लगा दो, चलो लगवाओ। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी, देखो मैं एक एक टर्म लिख रहा हूं, माइनस ए डी, ए की जगह क्या है 1, ए बी सी माइनस ए इंटू डी, तो ए की जगह क्या है 1 और डी की जगह क्या है -2 cos थीटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यश का भी आंसर आ गया, हो गया। अब बच्चों देखो, साफ साफ तो क्लियर है, इसमें दिक्कत क्या है, लिखा है प्योरली रियल है, तो भैया आप 100 बार बता चुके हैं प्योरली रियल का मतलब। प्योरली रियल का मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तो बस उसका इमेजिनरी पार्ट उठा के 0 कर दो। तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि प्योरली रियल है। तो जैसी 0 आप करिए अपनी कॉपी में, क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 cos थीटा अपॉन कोई बड़ा सा डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। आप इमेजिनरी पार्ट को 0 करिए, cos थीटा 0 आ रहा है। और भैया cos थीटा 0 का मतलब तो इतना तो हमने सिखाया ही है कि cos थीटा 0 कब होता है, जब ये π/2 हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, यानी n यहाँ पर होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन इज ओवर, इतना इजी क्वेश्चन। ओके बेटा, बार बार मैसेज नहीं करो, वो हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी, वेट करो। ओके बच्चों, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को कि मॉड जेड स्क्वायर और मॉड के अंदर जेड स्क्वायर ये दोनों सेम चीजें होती हैं। इसको आप यार खुद भी प्रूफ कर सकते हो। देखो क्या लिखा है मैंने, पीछे ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि चाहे मॉड जेड का स्क्वायर हो, चाहे मॉड के अंदर जेड स्क्वायर का मॉड हो, ये दोनों बातें एक ही है। ये आप खुद से भी तो प्रूफ कर सकते हो, मेरे लिए वेट क्यों कर रहे हो, आप खुद से प्रूफ करो। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, उसको यूज करो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ भैया अपने आप से। जेड क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, ये ले सकते हो, लो अपने आप। इसके बाद उसको प्रूफ करना स्टार्ट करो। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। ठीक, अब बच्चों आपके पास अगेन फिर से लिखो, जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि आपको जेड स्क्वायर का मॉड निकालना है, तो पहले आप जेड स्क्वायर निकालोगे, तभी तो उसका आप मॉडुलस लोगे। तो आप करिए भाई अपनी कॉपी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझ में आया, प्लस 2i xy हो जाएगा, हो गया।
अब बच्चों क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो भैया हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे तो कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हो। और बच्चों अगर ध्यान से देखो, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आप ओपन कर लो। यानी कि मॉड जेड स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या मॉड जेड का और मॉड जेड स्क्वायर, क्या ये दोनों बातें इक्वल नहीं हुई? इधर ध्यान दो सभी बच्चे, इधर ध्यान दीजिए। मॉड जेड स्क्वायर और जेड के स्क्वायर का फिर मॉड लेने पर क्या ये दोनों बातें इक्वल नहीं हुई? ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। यस अभी भी किसी को ये प्रॉपर्टी ना समझ में आई हो तो प्रॉपर्टी वो पूछ सकता है। एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के प्रूफ कर सकते हो आपसे। अगर किसी को ना क्लियर हो तो भाई दोबारा बताओ, अगर किसी को होल स्क्वायर नहीं खोलने आता है तो वो भी मेरे को बता दें, हम होल स्क्वायर खोलना सिखा देंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस जब लेते हैं तो वो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। और अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई Yes, स्क्वायर के sir. होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक अब आप इसको ओपन करेंगे तो भैया समझ में आ जाएगा। होल स्क्वायर तो आपको एटलीस्ट खोलने आते ही होंगे। ओके, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको अभी भी ये प्रॉपर्टी ना क्लियर हो भैया अभी भी बता दो, मैं आगे निकल जाऊंगा वरना आप। तो भैया मैंने वो इक्वेशन बता दी है, अब आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, सभी लोगों को अगला क्वेश्चन करना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, करना आप ही को पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई। क्वेश्चन हो गया आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई। ठीक है, एक ही बच्चे का भी आंसर आया इतनी देर में। देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो आप इसको x प्लस आई वाई मानेंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे को आई का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने आई का स्क्वायर रूट क्या मान लिया, x प्लस आई वाई। अब आपको x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। तो क्लियर कट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो यहां से ये वैल्यू 0 आ जाएगी और 2xy आ जाएगा आपका 1। ठीक, ये बातें सभी को क्लियर हो गई। अब बच्चों इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप एक एक्सप्रेशन कंसिडर करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद है मैंने आपको सिखाया था इस तरह से लिखने का मेथड, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाए। ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू बच्चों 1 है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, प्लस -1। -1 ले नहीं सकते क्योंकि दो स्क्वायर का सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम इसको 1 लेंगे। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बनी है और एक ये इक्वेशन बनी है। इससे बच्चों आप एक्स वाई आप निकालिए, निकालिए।
दोनों को ऐड करिए तो आपका एक बार एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाफ, और फिर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा हाफ। इसका मतलब आपका एक्स आएगा प्लस माइनस 1/√2 और y आएगा प्लस माइनस 1/√2। उसके बाद मैंने बच्चों बताया था कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, इधर देखिए ध्यान से सभी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव। हाँ देखो याद आया। तो इसका मतलब आप एक्स और वाई या तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, एक्स और वाई या तो दोनों नेगेटिव लेंगे। तो आपका आंसर ओरिजिनल बना या तो x 1/√2 y भी 1/√2 होगा, और एक और आंसर बना या तो x माइनस 1/√2 y माइनस 1/√2। तो आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर i है वो किसके इक्वल होगा, उसके दो आंसर होंगे, x प्लस आई वाई। एक तो आपका ये आंसर होगा और दूसरा आपका आंसर ये होगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर, ये आंसर। तो कई बच्चों का ये क्वेश्चन धोखे में गलत हो जाता है, वो बहुत बहके बहके आंसर बताने लगते हैं, लेकिन आपको जो एल्गोरिथम सिखाई गई थी पहले वो एल्गोरिथम लगा के तो देखो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन है एनसीईआरटी का ही। लो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल नॉन जीरो complex numbers, find all non-zero complex numbers z satisfying z bar is equal to I times z square। देखो बच्चों मैंने एक इक्वेशन आपको दी है, इक्वेशन से आपको सारे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन क्या है, z बार इज इक्वल टू I टाइम्स z स्क्वायर। जैसे मैंने इसके पहले की इक्वेशन दी थी ना, वैसे ये भी एक इक्वेशन है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में टफ लगते हैं तो आप फिर एक काम कर लिया करो, आप z की जगह x प्लस आई वाई लिख लिया करो, आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा लेकिन जल्दी हो जाएगा, आप कर लोगे। तो z बार क्या हुआ बच्चों, वैल्यू पुट करो, z बार आपका x माइनस आई वाई है, और बच्चों z स्क्वायर क्या हुआ, z स्क्वायर निकाल सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix²। तो देखो बच्चों मैंने लिख दिया z बार इज इक्वल टू आई टाइम z स्क्वायर, वहां मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब आपको लगेगा अरे ये इक्वेशंस तो सॉल्व करना काफी इजी होती हैं, बिल्कुल इजी होती है। i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इक्वेशंस बन गई। क्या इक्वेशन बनी, आई वाले टर्म आई के साथ कंपेयर करेंगे तो आई के टर्म साथ यहाँ पर है माइनस वाई, और वहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ रियल पार्ट एक्स है, वहां पे रियल पार्ट क्या है माइनस 2xy है। देखो वहां पे रियल पार्ट क्या है माइनस 2xy। तो ये बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 2xy इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों दो इक्वेशन है तो आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे एक्स वाई के, बिल्कुल निकाल सकते हो, आप एक्स वाई यहां से निकाल लो, एक्स वाई आप निकाल लीजिए अपने आप यहां से, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके एक्स वाई वगैरह सारे निकल आएंगे। ठीक है, करिए मेहनत करिए।
तो बच्चों आपके जो पेयर्स निकल के आएंगे वो मैं पेयर्स डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक रूट 3/2 √3/2 गुड, और y आएगा -1 -1/2। एक तो ये हो जाएगा पेयर। अच्छा श्री हरि आप ही हो जिसने मैसेज किया है बेटा? वो क्वेश्चन जो है हो तो सकता है लेकिन वो आपका क्वेश्चन कैलकुलस से होगा जो आपने भेजा था, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपको टफ पड़ेगा, मैंने इसलिए सॉल्यूशन नहीं भेजा था उसको। ठीक है ना, अगर कोई टॉपिक नहीं किया होता है तो हम लोग को उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। अगर हम लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर हम लोग को लगेगा कि अरे पेपर इतना टफ आता है। तो बच्चों ये 2 पेयर्स हैं, आपके आंसर मैंने निकाल दिए हैं, ये 2 पेयर्स निकल करके आएंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। तो क्वेश्चन हो गया। एक और भी निकल के आएगा, 0 भी आ रहा है ना, 0 भी आएगा, शायद आई भी आ जाएगा, 0 आई, और भी आ रहे हैं, एक आपको और आएगा 0 और आई भी आ रहा है। तो मैं ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिख देता हूं, मैं पूरे आंसर लिख दे रहा हूं, देखो। अच्छा तो आपका जो z है बच्चों वो आ रहा है 0 आ रहा है, आई आ रहा है, √3/2 -1/2 आई आ रहा है, और -√3/2 -1/2 आई आ रहा है। ये 4 पेयर आ रहा है, ठीक है, ये 4 पेयर्स निकल करके आ रहे हैं। अब बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको करना होगा, मेरा वेट मत करिएगा, क्वेश्चन आप ही करिए, क्योंकि आप स्क्वायर रूट अभी इसके पहले नहीं निकाल पाए थे, इसलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8i, -15 -8i कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सभी बच्चे निकालेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली आप आंसर निकालिए और आंसर हमको मैच कराइए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन होने भी नहीं है, करना आप ही को पड़ेगा।